बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए, चल रही है पूरा काम चल रहा है। लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। आज जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं, स्कैम यूपी 112, स्कैम अप 112 आप जानते हैं, एक डायल सर्विस यूपी में है। आप 112 डायल कीजिए, सर्विस आपको मिलती है। ये जो 112 है, ये 112 करोड़ का घपला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत नजदीक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रिय, देश के प्रधानमंत्री का प्रिय, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जिस हिरण की मैं बात कर रहा हूं, उनका तो बहुत ही ज्यादा प्रिय नाम है नवनीत सहगल। अब ये नवनीत सहगल जी जो हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर भ्रष्टाचार के किंग पिन बनकर काम कर रहे थे, इसका खुलासा हाल ही में एक पोर्टल ने किया। उस पोर्टल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट को कोट किया, उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्टोरी लिखी। और वो जब हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आया कि भाई, जिस व्यक्ति के बारे में इतना खुलासा है, सार्वजनिक पटल पर इतना खुलासा हो चुका हो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को तो जाहिर सी बात है उसके विषय में इससे कहीं ज्यादा पता होगा। फिर भी ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से यहां ले आए दिल्ली, और प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया। फिर जब हमारा आपका कुछ संवाद हुआ हिरेन जोशी के संबंध में, तो आनंद फानन में इनका इस्तीफा ले लिया गया। भाई, इतने इस सार्वजनिक पद पर आप किसी को बैठाते हो, तो जनता को जवाब तो दीजिए कि क्यों बैठाया और फिर क्यों हटाया। और अब चर्चा है कि ये साहब जो हैं, अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम सच क्या है, क्योंकि पारदर्शिता इस कार्यालय में नहीं है, और इस कार्यालय के विषय में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है। हमने कुछ सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछे, जवाब जहां से आने चाहिए वहां से तो नहीं आए, लेकिन और कहीं से जवाब भी आ रहे हैं। हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, झूठ सच सब कुछ किया गया, लेकिन ये लोग अभी हमें जानते नहीं। तो ये जो नवनीत सहगल हैं, इनके नेटवर्क के लोग इन्हें लंबू कहते हैं। आप जानते होंगे, लंबे से हैं, खान मार्केट में कई बार दिखते हैं, खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं। तो जो कोड वर्ड है इनका NS है, लंबू है, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 4 मार्च 2022 लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए थे। यहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IED के ये निदेशक देवेंद्र पाल सिंह इसमें शामिल थे, और IED के जो चीफ थे, चेयरमैन थे, ये नवनीत सहगल जी थे। घर से भी 4 करोड़ मिले, ये सब हुआ। मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स विभाग ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की, तो पता चला कि कई कड़ियां जुड़ी, और एक कैश का सिस्टम चल रहा था, कट का, कमीशन का सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकारी योजनाओं का 30% हिस्सा नकदी में वापस वसूला जाता था। 2019 से 22 के बीच में यूपी की ऐसी योजनाओं में 112 करोड़, इसलिए मैं इसका नाम 112 स्कैम अप 112 रखा है, के नकदी घोटाले की गोपनीय फाइल आयकर विभाग ने तैयार की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए IED से 65 करोड़ की लूट हुई, और सबसे बड़ा हिस्सा श्रीमान नवनीत सहगल को गया इस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं ये बार बार कह रहा हूं इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये 2 मिनट में 100 करोड़ का नोटिस भेजते हैं। खैर, डरते नहीं हैं, भेजें। टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम पर यह रिश्वत थी। बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को मिला।
जो चेयरमैन थे, नकदी की डिलीवरी अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी दिल्ली, अलग अलग जगह से ये उसकी वसूली करते थे। यही मॉडल यूपी कॉन में भी दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए इन्हीं योजनाओं से गबन किया गया, जिसमें इन्फ्लेटेड बिलिंग, शेल कंपनियां और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए आप किसी फर्जी कंपनियां बना लोगे, किसी को कहोगे भाई आप ठेकेदार बनो, आप कंपनी बना लो, फिर इन्फ्लेटेड बिलिंग होगी और पैसा वापस नकद अफसरों को मिल जाएगा। फर्जी इनवॉइस बनाए जाते हैं, आप समझते हैं ये कैसे होता है। 21 करोड़ का संदिग्ध निवेश एक ऐसी कंपनी में हुआ जिसमें नवनीत सहगल जी के बेटे डायरेक्टर थे। सब कुछ सामने हो रहा है आपके। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, ये हैरानी की बात है। अगर मालूम होता तो शायद प्रसार भारती का चेयरमैन नहीं बनाते। और अचरज की बात और ज्यादा हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री को पता था फिर भी इन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया, तो सोचिए ये तार कहां तक जुड़ी हुई है, सोचिए इसमें कौन कौन शामिल है। सोचिए नवनीत सहगल को आशीर्वाद सिर्फ लखनऊ का नहीं, दिल्ली का भी है। और अब आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक आपका रिमोट कंट्रोल हिरेन जोशी के हाथ में था, सुना है अब आप लोगों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। बधाई हो आपको, ऑल द बेस्ट। खैर, दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने यह रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी और लोकायुक्त को भेजी, और लोकायुक्त कहते हैं साहब हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आप लोगों को तो तुरंत सुबह मैसेज आ जाता है, सुना है 12-15 एंकर्स के साथ कॉन कॉल भी होती, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि आज राहुल गांधी पर यह हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए यह बोलना है। लेकिन 254 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लोकायुक्त को भेजी जाए और लोकायुक्त को मिले ही नहीं, यह भी चमत्कार यहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यहीं संभव है ये। इसी आयकर अधिकारी की मुख्तार अंसारी पर की गई रिपोर्ट बिजली की गति से सरकार के पास पहुंच जाती, जहां चाह वहां राह। लेकिन यह रिपोर्ट नवनीत सहगल वाली किसी बुलडोजर के नीचे ये शायद फाइल आ गई होगी। बुलडोजर बहुत चलते हैं यूपी में। आगे की बेशर्मी देखिए, जिस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी, जिसको प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रसार के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको रिटायरमेंट के कुछ दिनों में बाइज्जत आप लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों में से कुछ हमारे साथी हैं जिनको करोड़ों की सैलरी पे अपॉइंट करने का काम दिया गया, प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यहां भी खैर काफी कांड हैं, यहां की बातें और कभी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। तो जो ये डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय
किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए? ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। अब आपके सवाल। मोबाइल मत देखिए, मैसेज नहीं आने वाला उनका। पूछिए पूछिए। कोई सवाल नहीं नवनीत सहगल पे, आप मत डरिए, वो नहीं आएंगे यहां। तो मैं आपको प्रेस रिलीज भी भेज रहा हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें मैं से शायद रह गया कि 2018 और 20 के बीच में सहगल परिवार ने एक 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। एसडीपी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से खरीदी। ये जानकारी आज सुबह ही मुझे मिली तो मैं नहीं बता पाया। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे इनकम टैक्स विभाग को शक है कि एक शेल कंपनी। इसी दौरान यूपीकॉन, जिस सरकार का संस्था है, यूपी सरकार की, जिसके चेयरमैन नवनीत सहगल जी थे, यूपीकॉन इस कंपनी को किराया दे रहा था। यूपीकॉन ऐसी कंपनी को किराया दे रहा था जो कि शेल कंपनी मानी जा रही है, जिस कंपनी से यूपीकॉन के चेयरमैन के परिवार ने 17 करोड़ 59 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सब सार्वजनिक हो चुका है, छप भी चुका है, डरिए मत, छापिए। ये हितों के टकराव का एक उदाहरण आपको दिया है। वो रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने सुना है घूम रही है। आप देखेंगे, मैंने 2 उदाहरण दिए कि 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया जिसमें डायरेक्टर इनके बेटे खुद थे, और लोकायुक्त से कैसे गायब हुई, लोकायुक्त को कैसे नहीं मिली ये रिपोर्ट। ये 3-4 सवाल जो हमारे हैं, और ये मोदी जी से सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि साहब, आप हमारे प्रधानमंत्री, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए कहते थे कि साहब वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब मौन मोदी क्यों बनकर बैठे हैं? मोदी जी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे कि हिरेन जोशी का स्टेटस क्या है, कि क्यों प्रसार भारती में उनको पहले नवनीत सहगल को लगाया गया और क्यों फिर उनको हटाया गया? क्या नवनीत सहगल को फिर से आप पीएमओ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके सवाल तो है नहीं आज, तो आपने जो कहा था उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। 112 करोड़, 112 करोड़ का स्कैम है। 112 एक डायल सर्विस है, तो इसलिए इसको लिंक किया कि सब कुछ आसान हो जाता है। इस स्कैम में जो जुड़ा हुआ आदमी है उसके बारे में रिपोर्ट तक लोकायुक्त को नहीं पहुंचती। इस स्कैम का जो किंग पिन है उसकी तुरंत रिटायरमेंट के बाद उसको एक अच्छी जगह पर बैठा दिया जाता है जहां ये मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब वहां से हटाया गया तो सुना है कि अब पीएमओ में लाने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत स्मूथ सर्विस है 112 की, ऐसी सर्विस जिसमें रास्ते खुलते चले जाते हैं, दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हो गया? Yeah, you can, but let's wait and watch कि अगर इस टॉपिक पे if people want to ask something, let's, otherwise we'll come to other topics. ये सर पता चला है नवनीत सहगल की बेटी की कंपनी में 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो कौन सी कंपनी है जिसमें, या क्या वो सेल कंपनी है या जिसमें इन्वेस्टमेंट ये जो जिस
पोर्टल में ये रिपोर्ट आई है उसमें ये डिटेल्स आपको मिलेंगी, और इनकम टैक्स की जो 254 पेज की रिपोर्ट है उसमें भी है ये। सीबीआई में भी इसकी जांच चल रही है। दूसरी कंपनी से इनके तार जुड़े हुए थे, तो ये घाटे में चल रही थी, उस कंपनी से रूट करा के पैसा, जैसा ये शेल कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज में होता है। तो लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर इनके बेटे थे। तो जो रुचिकर बात है वो ये है कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी दिखता है। सब कुछ हमें से कराओगे आप सवाल भी नहीं पूछोगे, सब काम भी हमसे कराओगे। नहीं, कोई कंप्लेंट तो बनता है ना अगर इस तरह की गड़बड़ी अब आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट भेजता है लोकायुक्त को और लोकायुक्त तक रिपोर्ट नहीं जाती, ऐसे में कंप्लेन हम कर भी देंगे, शायद आप छाप भी देंगे दया करके कि चलो छाप दो, कंप्लेन कर दिए। लेकिन जो चल रहा है इस देश में, अगर उसके बारे में हम सब चुप हो गए, हम और आप दोनों, तो फिर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ बचेगा, ना आपके लिए करने को ना हमारे लिए करने को। इसलिए जरूरी है कि आवाज उठाई जाए, ये जरूरी है कि सवाल पूछे जाएं, ये जरूरी है कि जवाब इनसे लिए जाएं और जवाबदेही तय की जाए। इनकी औकात और इनकी हैसियत और इनकी हिम्मत देखिए कि पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की ये दुस्साहस करते हैं, और अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनके गिरेबान में हो क्या रहा है, ये खुद क्या करते आए हैं, क्या कांड करते हैं। अब आप लोगों को आजकल बड़ा चल रहा है कि साहब देखो, आजकल जिनको हम हंसते थे मीडिया के एंकर्स पे, आजकल बड़े रौब से बोल रहे हैं, जोश से बोल रहे हैं। तो या तो भाई मीडिया का जमीर जाग गया या हिरेन जोशी सो गया, हमें नहीं मालूम, कुछ तो हो रहा है। तो सबको जागना जरूरी है अभी। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी वापस ना सोएं, जागे रहें, जो अब थोड़े दिनों में आवाजें जिनकी बहुत ऊंची ऊंची आ रही हैं। मुस्कुराते बड़ा अच्छा है आप। So there are many assaults reported on various parts of India against Christians in relation with the Christmas celebration. What is the Congress Party's take on this? Is the Christmas and preamble of our Constitution being sidelined by religious forces? Well, we have lashed out very sharply against these elements. Across the country, we've been getting reports over the last 2-3 days of attacks, organized attacks against the minority community of Christians, against their celebrations on churches, in malls. And this, I hope, is not a new normal in Modi's new India. This will not be tolerated. This goes against every tenet of the constitutional values that we stand for. The BJP government at the center has no right to talk about what our minorities, Hindu minorities, go through outside of India when they can't protect the rights of minorities within the country. The Congress Party has raised its voice on attacks against Hindus in Bangladesh. We keep raising our voices against the way our own minorities are being attacked. When it comes to our festivals, whether it's Hindu festivals, Muslim festivals, Christian festivals, everybody has a right to celebrate his or her festival the way he or she wants them to. But a very disturbing trend has been observed over the last few years. During Ram Navami or Hanuman Jayanti, there will be a band of Bajrang Dal activists or Vishwa Hindu Parishad activists going outside mosques and playing DJs and provocative songs and dancing there. This is not a part of any religion, to disturb someone else in your festival or to disturb someone else in their festival. When it comes to Eid, suddenly everybody becomes a goat lover. They start counting how many goats have been sacrificed. Why? When it comes to Christmas, you've seen what has happened over the last 3 days. The Prime Minister, had it not been for elections in Kerala, we wouldn't have seen those visuals of the Prime Minister going to the church yesterday. So the Prime Minister will go to the church, but his foot soldiers indulge in this hooliganism that we have been watching.
This needs to be responded to by the Prime Minister himself. If he can't control his foot soldiers, please do not have this facade of going to a church on Christmas. People know you inside out. People know your politics. People know the origin of your politics. People know your role in Gujarat. People know your role, your narrative of Shamshan Kabristan, recognizing people from their clothes. All these, the narrative which was set by the Prime Minister himself is now being carried forward by his foot soldiers through these attacks. So I have two questions. One of the rape survivor in Madhya Pradesh, she has attempted suicide. She has named the son of a BJP leader from Madhya Pradesh, and now she has attempted suicide. Do you believe that this is the lack of law, the right kind of action which needs to be taken in such kind of cases, that she has been forced to do this? I mean, it's very shocking. Whether it's Ankita Bhandari, whether it's Hathras, whether it's Kathua, whether it's Unnao, and now you're talking about Madhya Pradesh and several other examples across the country, you will see the brazenness with which rapists think they can get away with the crime. This brazenness comes only when you have very powerful, strong people backing you. I remember the very sad days, the Nirbhaya days. All of you were there on the roads of Delhi protesting or covering the protests. Governments were sensitive during those days. You would not see a single political activist fighting for the rapist. In 75 years, I don't think you've ever seen that. But over the last 7-8 years, starting from Kathua, where there was a rally taken out by the BJP in favor of the rapists, then you saw Hathras, then you saw Kannauj, then you saw Unnao, then you saw Ankita Bhandari's case. Recently, Dushyant Gautam's name came up, who is a senior leader, Rajya Sabha MP of BJP. And now you're talking about Madhya Pradesh. So there is a pattern. The pattern is of powerful politicians backing rapists. And therefore, the brazenness with which these rapists think they can get away with the heinous crimes they have indulged into. सर, एक सवाल अरावली के ऊपर जिस तरह से सरकार ने नोटिफाई किया है कि कोई माइनिंग नहीं हो रही है, पहले सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें 100 मीटर का बैरियर उन्होंने दिया, किस तरह से देखते हैं ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है? क्या सरकार वाकई में संजीदा है अरावली को बचाने को लेकर? आपको ये सवाल पूछने से पहले आप अपने आप से पूछते, क्या ये सरकार संजीदा है पर्यावरण को लेकर? अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, अरावली हो, इस सरकार की नजर हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे रही है कि कितना निचोड़ के पैसा मिल सकता है, पहाड़ों को खत्म करके, जंगलों को खत्म करके, जमीन का दोहन करके, जल का दोहन करके। ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं। और अगले चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलने वाला है, या पिछले चुनाव में किससे सबसे ज्यादा पैसा लिया है, अब उसको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। उसमें अरावली भी आ सकते हैं, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें सिंगरौली भी आ सकता है, उसमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहां के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की इलीगल माइनिंग भी हो सकती है, वहां सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। अरावली को लेकर जो भूपेंद्र यादव रोज नए झूठ आप सबके सामने पेश करते हैं, और हमारी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी हो, जयराम रमेश जी हो, रोज उन झूठों की हवा भी निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं, साहब आपके वक्त इलीगल माइनिंग होती थी। ठीक है साहब, तो इलीगल माइनिंग होती है तो क्या उसको लीगलाइज कर दिया जाए? रेप भी होते हैं तो क्या लीगलाइज कर दोगे? साहब 10 लाख दो, रेप कर सकते हो, 15 लाख दो, मर्डर कर सकते हो। क्या ऐसा होता है? इलीगल होता है इसलिए उसको लीगलाइज कर दे, ये कभी हमने सुना नहीं। ये न्याय की कौन सी परिभाषा है, ये भूपेंद्र यादव ज्यादा जानते होंगे। मुझे नहीं लगता वो हमारे राज्य के हैं, जीते होंगे वहां से। हमारे राज्य के होते तो इस तरह की सोच नहीं हो सकती। राजस्थान में मैं ये मानता था,
मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि अब नहीं मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अरावली को लेकर संजीदा ही नहीं भावनात्मक भी उसका रिश्ता होता है अरावली से। भूपेंद्र यादव का रिश्ता राजस्थान से सिर्फ वोट का रिश्ता है, दिल का रिश्ता नहीं है। अरावली पे जो उन्होंने स्टैंड लिया, इससे यह साबित हो जाता है कि ये सिर्फ यहां वोट लेकर सत्ता लेने आते हैं, उसके बाद यहीं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। यहीं के अरावली तबाह भी कर रहे हैं। अरावली पर आने वाले दिनों में हम अपनी पूरी रणनीति भी आपके सामने रखेंगे। हो गया? एक बार और पूछ लूं, नवनीत सहगल पे कुछ पूछना हो तो। हंस रहे हो, उनसे भी डरते हो क्या? अभी जंगल में सिर्फ शेर से डरना चाहिए, अब हिरन से भी डरोगे, गीदड़ से भी डरोगे, लोमड़ी से भी डरोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो खरगोश है, उससे भी डर रहे हो आप। धन्यवाद। करेंगे